लोग अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव और उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से इसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बेहतर होंगे आप। और ये आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा और ये अंतिम लेक्चर होगा। इस अंतिम लेक्चर में हम लोग चैप्टर के दौरान इस टॉपिक की भी बात करेंगे और कुछ जो आपके पास सब्जेक्टिव आने वाले हैं जिसमें आपको दिक्कतें आएंगी, मैं वैसे सब्जेक्टिव आपको करा भी दूंगा आज, ठीक है। बाकी जितने सब्जेक्टिव होंगे आप सभी कर लेंगे, आशा करते हैं और उम्मीद है आपसे, आप पर भरोसा है कि आप सभी कर लेंगे। बाकी जो आपसे नहीं हो पाएंगे, जो डिफरेंट टाइप के हैं, जो जरा कॉन्सेप्ट वाइज हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के, एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं उनको इस क्लास के दौरान करा दूंगा। तो भाई सभी एक बार भाई अपने दोस्तों को बुला लीजिए और बात करते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। ओके चले स्टार्ट की जाए। बाकी तो मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा ही, ओके, बाकी तो मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा ही। तो भाई चैप्टर की स्टार्ट की जाए, लेक्चर की स्टार्ट की जाए। अगर लेक्चर की स्टार्ट की जाए, ओके, प्रीति कुमारी जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देना है उसमें? सब कुछ तो सब्जेक्टिव है, खाली अभिक्रियाएं आपको करनी है, उस अभिक्रियाओं में भी आपको सब्जेक्टिव देना पड़ेगा। बाकी जितने आपसे नहीं हो सकते थे मैंने आपको करा दिए थे यूट्यूब पर। जो आपसे हो सकते हैं, जो केवल अभिक्रिया बेस हैं कि ये अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, जब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो क्या बनेगा। बाकी जो मेन क्वेश्चन थे, टिफ क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो नोट्स आए हैं उसमें है, आप नोट्स में सर्च कीजिए, ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ का टॉपिक है, इस टॉपिक से कहाँ से क्या रिलेटेड आएगा। पढ़ा चुका हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप क्वेश्चन की रूपरेखा देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट की जाए क्लास बिना देरी के। चैप्टर 3 का नोट्स आ चुका है, आपका ध्यान कहाँ है रोशन कुमार जी? ठीक है, चैप्टर 3 का नोट्स अपलोड हो गया है और ये वाला नोट्स कल अपलोड हो जाएगा। इस चैप्टर का नोट्स कल अपलोड हो जाएगा, मंडे को आपके पास मिलेगा, ठीक है। क्या हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को पढ़ लिया था? हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था इसके बारे में? हमने कहा था चार्ल्स वॉन हॉफ जी एक थे, उन्होंने क्या किया था, इसको समझाया था, सिर्फ प्रस्तावना दिया था, रूपरेखा रखी थी। बट एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस जी आते हैं और आर्हेनियस जी क्या करते हैं, एक अपना समीकरण प्रस्तुत करते हैं, एक सत्यापन करते हैं, अच्छे से भौतिक रूप से उनको कैलकुलेट करके बताते हैं कि भैया ऐसे ताप का प्रभाव किसी भी अभिक्रिया पर पड़ता है। वो समीकरण क्या था, आप सभी को याद हो? जो समीकरण क्या था सर? समीकरण था के बराबर था सर, के बराबर था ए इंटू ई की पावर माइनस का ई ए बाई ई की पावर माइनस का ई ए बाई ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। ये हमारा समीकरण था सर, और इसी समीकरण के बेस में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। इसी समीकरण के बेस में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहां हम लोगों ने सीख लिया था, जहां ए जो है वो आर्हेनियस क्या है, आर्हेनियस क्या है, आर्हेनियस गुणक है, जिसे हम गुणांक बोलते हैं, आर्हेनियस गुणक है या पूर्व चरघाती गुणक है, पूर्व चरघाती गुणक है, ठीक है, पूर्व चरघाती गुणक है। या और क्या हो सकता है, या और क्या हो सकता है, या सर पूर्व चरघाती गुणक के बाद ये आवृत्ति गुणक भी हो सकता है। क्या? आवृत्ति गुणक भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पेपर में सीखा था, कल सीखा था, और यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव 100% बनता ही बनता है, ठीक है, बनता ही बनता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अगर आगे बढ़े, इतनी बातें तो हम लोग कर ली थी, अब इसके आगे बढ़ेंगे। और क्या था सर? ई ए आर वार सब जानते हैं। आर क्या है सर? आर है हमारा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने कहा था 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स होती है। सर टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, ताप है, जिसे हम केल्विन में मापते हैं। किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। बाकी सब कुछ सही है, एकदम क्लियर है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, बाकी जहां से बनता है हम वहां की बात करेंगे। अब बात आते हैं जहां से पेपर में सवाल आया था, याद कीजिए, यहां से पेपर में सवाल आया था, बोल्ट्जमान मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र से एक सवाल आया था, और इस सवाल को हम लोग कर रहे थे और यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, याद कीजिए, यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और हम लोगों को ऑब्जेक्टिव करना था। आज उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि वो कैसे ऑब्जेक्टिव था। कहते हैं कि वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लडविक बोल्ट्जमान, और दूसरे हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ने गतिज ऊर्जा के वितरण को एन ई बाई आर टी, अब एन ई बाई आर टी क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, एन ई बाई आर टी एवं गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचकर समझाया। अब वक्र कैसे खींचा, किस प्रकार खींचा, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पहले वक्र बनाएंगे, आप मेरे साथ साथ बनाओगे, बहुत बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, साथ साथ बनाएंगे वक्र ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए।
किसके बीच के मध्य खींचा सर, किसके किसके मध्य खींचा, एनी बाई एनटी के मध्य खींचा, और यहां काइनेटिक एनर्जी की बात की, गतिज ऊर्जा की बात की। देखना बहुत ध्यान से, पहले उन्होंने कैसे कहा, ठीक है, पहले उन्होंने क्या कहा होगा सर, उन्होंने कहा कि मान लीजिए प्रारंभ में कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन के आता है। थोड़ा इस लाइन को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव जो आया था कहीं बीएससी लेवल का नहीं था, सिर्फ एकदम सिंपल लेवल का था। आर होगा, आर गैस नियतांक होगा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैंने कहा किसी टेम्परेचर पर ये इस प्रकार का ग्राफ आता है, किसी टेम्परेचर पर, मान लीजिए ये जो है वो टी टेम्परेचर पर है। किस पर टेम्परेचर पर है, टी टेम्परेचर पर है। मान लेते हैं ये टी टेम्परेचर पर ये ग्राफ निकल के आता है। हम लोगों ने कल खींचे, पहले यहां पर कुछ समझ लेते हैं क्या दिया है सर, एनई क्या है, एनई क्या है सर, ऊर्जा ई से युक्त, ऊर्जा ई से युक्त अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है, ठीक है, अणुओं की संख्या है। फिर एनटी क्या है, एनटी है कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या है, कुल अणुओं की संख्या है, ठीक है। और एनई बाई एनटी जब करेंगे, एनई बाई एनटी करेंगे तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर एनई बाई एनटी करोगे तो ये है अणुओं का मोल अंश। क्या है, अणुओं का मोल प्रभाज या अणुओं का मोल अंश। क्या है, अणुओं का मोल प्रभाज। क्या है, अणुओं का मोल प्रभाज, ठीक है। अब हम कुछ बातें जानते हैं, जरा कुछ बातें आपको याद दिलाते हैं। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल सा एक ग्राफ बनाया है। मैंने कहा ये है अणुओं का मोल प्रभाज, जहां ई ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या है, बटे में कुल अणुओं की संख्या है। अब मोल प्रभाज की परिभाषा आप याद करेंगे तो आप कहेंगे सर अगर किसी का मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो उसके अणुओं की संख्या ऊपर बटे कुल अणुओं की संख्या नीचे। अब यहां ऐसा ही है, ऊर्जा ई से युक्त अणुओं की संख्या ऊपर है और कुल अणुओं की संख्या नीचे है, तो मैं इसे अणुओं का मोल प्रभाज बोल सकता हूं। और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो मैंने कहा किसी टेम्परेचर पर, मान लीजिए कोई टेम्परेचर है, किसी टेम्परेचर पर ये एक किसी भी अभिक्रिया का ग्राफ निकल कर आता है, किसी भी अभिक्रिया का ग्राफ निकल के आता है। अच्छा, हम एक बात जानते हैं सर, हमने ये पढ़ा है, हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखो, हम ये बात जानते हैं सर, किसी भी, क्या जानते हैं जरा लिखते चलना, किसी भी अभिक्रिया के, ध्यान सुनना, किसी भी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कहां, तापीय गुणांक, एक हेडिंग आई होगी जहां मैंने आपको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे, वहां मैंने आपको तापीय गुणांक पढ़ाया था। तापीय गुणांक में मैंने कहा था यदि दो तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो उनके अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। और वहां मैंने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो सर उसकी अभिक्रिया का वेग 2 गुना लगभग बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना लगभग बढ़ जाएगा। बट यहां पर ये लिखेंगे कि पूछा जाता है, हमसे कई बार पूछा जाता है और ऑप्शन भी आता है, ऐसे करके आता है कि अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि होती है। तो यहां लिखेंगे अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। एक नई बात आपको सीखनी है कि 2 गुना तो बढ़ता ही बढ़ता है, हो सकता है 2 से 3 के आसपास भी उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, हो सकता है अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना भी बढ़ सकता है। और एक बात हम जानते हैं सर कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है। क्या जानते हैं जरा देखो, हम जानते हैं सर कि जब हम R समानुपाती किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता लिखते हैं और उसके ऊपर उसकी कोटि लिखते हैं, जब ये समानुपाती हटता है तो एक बराबर आता है जिसे K बोलते हैं। तो यहां से एक बात पता है कि जो R का मान होगा वही K का मान होगा। मींस अगर R बढ़ेगी तो K बढ़ेगी, समझना सर। ये जब समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा। मीन सर अगर K का मान बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा, K का मान घटेगा तो R का मान घटेगा। तो यहां ऐसा कहते हैं कि तापीय गुणांक, क्या कहते हैं, तापीय गुणांक जो निकल के आता है वो आता है K T प्लस का 10 अपॉन में K T। यहां तो ऐसा ही है, यहां तो मैंने 35 और 25 माने नहीं, मैंने माना है 80 है। और एक और ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करके बनाएंगे। अच्छा यहां देखो क्या होता है, देखोगे तो समझ में आएगा। अच्छा मैं कहता हूं कि यहां पर एक रेखा खींच देते हैं, समझना। यहां पर मैं एक रेखा खींच रहा हूं,
यहां पर मैं एक रेखा खींच रहा हूं, यहां पे मैं एक रेखा खींच रहा हूं, ठीक है, यहां पे एक रेखा खींच रहा हूं और बोल रहा हूं ये आपकी देहली ऊर्जा है, मान लीजिए सक्रियण ऊर्जा है। क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। यहां से यहां तक आने में आपको सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर एक बार समझना सर, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये उन अणुओं का काइनेटिक एनर्जी है। देखो जरा, ये उन अणुओं का काइनेटिक एनर्जी है, ये उन अणुओं का काइनेटिक एनर्जी है जो आसानी से अभिक्रिया कर सकते हैं। क्यों भैया? अगर EA से कम रहेगी, समझना, अगर EA से कम रहेगी तो क्या उत्पाद बन पाएगा? नहीं। आपने कहा था एक मिनिमम ऊर्जा होनी चाहिए, एक मिनिमम ऊर्जा होगी तो अभिक्रिया हो पाएगी और नहीं होगी तो नहीं हो पाएगी। उस मिनिमम ऊर्जा को हम लोगों ने देहली ऊर्जा बोला था। और किसी भी अभिकारक को अगर उत्पाद में परिवर्तित होना है तो उसको उसकी देहली ऊर्जा तक पहुंचना पड़ेगा, और अभिकारक की ऊर्जा से देहली ऊर्जा पहुंचने में जो भी ऊर्जा लगती है उसे EA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? EA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? EA कहा जाता है। बात तो समझ में? सर अगर इससे ऊर्जा कम रहेगी, देखो ये देखो, इधर देखो, ये ऊर्जा कम है, अगर इससे ऊर्जा कम रहेगी तो फिर अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। जितनी अणुओं की ऊर्जा, जितने भी अणुओं की ऊर्जा EA से ज्यादा रहेगी वही अभिक्रिया कर पाएंगे। अब देखो जरा क्या होता है, बात समझना। जब हम 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये कहते हैं बोल्ट्जमान और मैक्सवेल जी, जब हम किसी भी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, पहले T था, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, ये देखो 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, जब भी ऐसा होता है कि हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने जाते हैं, ऐसा होता है कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस की किसी में वृद्धि करने जाते हैं, देखो जरा, ये देखो 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने जाते हैं तो ये जो ग्राफ है ना, नीचे दबेगा और आगे जाएगा। समझना क्यों? देखो जरा, समझना क्यों, जरा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसकी मेन हाइट कहां है? यहां पर। जब मैंने बाद में चेक किया तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कहां आ गई? आगे आ गई। यही बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो पूरी बातें आपके दिमाग में समझ में आ जाएंगी। और यहीं से एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था पेपर में कि कहा था बोल्ट्जमान मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र से यदि हम किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो वक्र होता है। क्या था? आगे आगे ऊपर की ओर, आगे नीचे की ओर, पीछे ऊपर की ओर, पीछे नीचे की ओर, ऐसे ही तो ऑप्शन थे। तो अब देखो जरा, पहले ये जो ग्राफ था वो यहां है और अब जाके यहां पहुंच गया। तो अब तुम बताओ, पहले T पर यहां था, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया? तो आप बोलोगे सर ये जो ग्राफ है वो T+10 पर है। कहां है? T+10 पर। जब मैंने 10 डिग्री सेल्सियस की ताप में वृद्धि की तो मेरा जो ग्राफ का जो वक्र है, जो ऊर्जा निकल के आ रही है, वो क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है और थोड़ा आगे शिफ्ट हो रहा है। देखो ना, नीचे और आगे शिफ्ट हो रहा है। यहीं से तो सवाल आया था, नीचे और आगे शिफ्ट हो रहा है, तो उसी का सही जवाब हो जाएगा आगे की ओर जाएगा और नीचे बैठेगा, आगे की ओर जाएगा और नीचे बैठेगा। तो यहां क्या हुआ सर? यहां देखिए, और अणुओं की संख्या बढ़ गई। देखो ना, अणुओं की संख्या बढ़ गई ना। ये देखो, देखो मैं दूसरे से दिखा देता हूं, ये देखो, ये देखो क्या हो गई? अणुओं की संख्या पहले से बढ़ गई। क्या हुआ? अणुओं की संख्या पहले से बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना? देख रहे हो ना कि अणुओं की संख्या बढ़ गई। और अब आप बताइए, अगर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, ये हम तो कुछ नहीं बता सकते, आप ही बताइए, अगर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा? जब अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो भैया ज्यादा संघट्ट होंगे, ज्यादा संघट्ट होंगे तो अभिक्रिया की वेग बढ़ जाएगी। भाई तो बात है कि सर अगर अणुओं का, देखो ये देखो, ये वाली हिस्सा था ना, तो ये क्या है? अणुओं का अंश, यही तो है ना अणुओं का। देखो लिखा ना, अणुओं का मोल प्रभाज, जैसे हम अणुओं का अंश बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं। तो पहले अणुओं के अंश में देखो, यहां से देखो, यहां से मिलाओ, मैं यहां से भी मिला रहा हूं, ठीक है, यहां से भी मिला रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले अणुओं का अंश यहां है, यहां है, सॉरी, पहले अणुओं का अंश यहां है, देखो यहां, ये वाला है, ठीक है। अब जो अणुओं का अंश निकल के आया, अब जो अणुओं का अंश निकल के आया वो यहां है। तो आपको एकदम साफ समझ में आ रहा है कि पहले से ज्यादा अणुओं का अंश है। जब पहले था, जब T पर मैंने ग्राफ खींचा था तो अणुओं का अंश कुछ इतना ही था, अणुओं का अंश कुछ इतना ही था, कुछ इतना ही था। जब मैंने 10 डिग्री की वृद्धि की तो अणुओं का अंश बढ़ के यहां आ गया,
तो अणुओं का अंश बढ़ गया Ea वाले से ज्यादा जो संघट्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। देखो यहां से पहले इतने अणुओं का अंश था, अब इतने अणुओं का अंश है, तो कितना बढ़ गया सर? 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अणुओं का अंश जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जब अणुओं का अंश बढ़ जाएगा तो संघट्ट करने वाले अणुओं का भाग बढ़ जाएगा। जब संघट्ट करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो ज्यादा संघट्ट होंगे, ज्यादा संघट्ट होंगे तो भैया क्या होगा? अभिक्रिया का वेग तो नॉर्मली तरीके से बढ़ ही जाएगा, अभिक्रिया का वेग तो नॉर्मली तरीके से बढ़ ही जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि टेम्परेचर टी पर कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। वो ग्राफ नीचे और आगे की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। देखो नीचे और आगे की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। बट जो संघट्ट कण Ea से ज्यादा वाले बात करोगे, Ea से कम वाले नहीं कर पाएंगे। Ea से ज्यादा वाले जो अणुओं का अंश है, पहले जो था वो इतना ही था, और अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो अणुओं का अंश है वो बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा है ये लगभग 2 से 3 गुना अणु बढ़ जाते हैं। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो संघट्ट करने वाले अणु ज्यादा हो जाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग तो ज्यादा हो ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको ये वाली पॉइंट पूछा जाता है, आपको अच्छे से ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, ज्योति कुमारी जी, सफेद और व्हाइट से इसलिए दर्शाया है आपको पता चले कि ये जो सफेद वाला लाइन है वो टेम्परेचर टी पर है, और जो गुलाबी वाली लाइन है वो टेम्परेचर T+10 पर है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर है। 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इस प्रकार का ग्राफ आता है। जब व्हाइट वाले की बात करें तो ये यहाँ है, जब ब्लू वाले की बात करें तो यहाँ है। तो क्या हुआ? थोड़ा नीचे दबा और आगे शिफ्ट हो गया। अब अणुओं की बात करते हैं। ये अणु कौन से हैं? ये जो अणु है ये कौन से हैं? Ea से ज्यादा ऊर्जा वाले, वही संघट्ट करेंगे। तो सर पहले Ea से ज्यादा वाले अणुओं का अंश इतना था, अब Ea से ज्यादा वाले अणुओं का अंश इतना है, तो बढ़ गए अणु, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही बात हम लोगों ने यहाँ कहा कि अभिक्रिया का वेग जो है यहाँ लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। कितना? 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी भैया। KT+10 अपॉन में KT का जो मान आएगा लगभग 2 या 3 आएगा, तो K बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आप जान रहे हो, K बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्या इतनी बातें क्या आपके जहन में उतर गई? ठीक है, उतर गई, ओके, उतर गई ना? आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे, चलो आ जाओ। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है बता तो दिया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पेपर में आया था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर में कि अभिक्रिया के वेग में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 1 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 से 3 गुना। एक यहाँ से तो आपको सवाल आया ही था। ठीक है, आगे आ जाओ। आर्हीनियस समीकरण से, ध्यान सुनना, आर्हीनियस समीकरण से देखो जरा, आर्हीनियस समीकरण क्या है? K बराबर A इंटू E की पावर माइनस का EA/RT। तो भैया ये E की पावर माइनस का EA/RT है, अगर मैं इसको नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? A अपॉन E की पावर माइनस का EA/RT हो जाएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहां पर समझना क्या बता रहा हूं। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, समझना, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो आप बोलोगे सर RT का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही सर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इसको पूरे को देखो, केवल ये पूरा क्या लिखा हुआ है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो पूरा RT बढ़ जाएगा, और अगर ये RT बढ़ जाएगा तो ऊपर वाला RT बढ़ जाएगा, तो माइनस का EA/RT जो है वो घट जाएगा। माइनस का EA/RT घट जाएगा, मतलब E की पावर 0 का मान लगभग कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो जाएगा, देखो पावर कम हो जाएगी, तो E की पावर मान लेते हैं 0। ठीक है, या ऐसे मान लो कि सर अगर RT का मान बढ़ा दोगे तो EA/RT का मान कम हो जाएगा। बोलो कैसे? जैसे देखो, माइनस का EA/RT है, सही है। अगर मैं नीचे वाले की वैल्यू बढ़ा दूं, मान लो यहाँ RT का मान पहले 10 है और बाद में यहाँ RT का मान 20 हो जाए, समझना, पहले 10 है और बाद में 20 हो जाए, तो बताओ जरा, अगर पूरे RT का मान बढ़ा रहे हो तो इस पूरे की वैल्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा? तो आप कहोगे सर ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ये तो हम बेसिक जानते हैं कि अगर नीचे की वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये 10 है, ये 20 है, तो अगर RT का मान आपने बढ़ाया तो पूरे का मान घट जाएगा। जैसे हमने यहाँ 10 से 20 किया
तो 10 से जैसे ही 20 किया तो पूरे का मान क्या हो गया, कम हो गया। और बढ़ाएंगे नीचे का मान तो जो आएगा वो कम हो जाएगा। देखो बढ़ाते जाओ, जैसे मैंने 10 से 20 किया तो ये जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, छोटा निकल के आया, कम निकल के आया। तो मैंने कहा भाई माइनस ये बाई आर टी का मान क्या निकल के आएगा, आप कहोगे सर इसका मान कम निकल के आएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू कम निकल के आएगी तो पता है ना, बटे में कम रहेगा तो जितना कम रहेगा उतना के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है, आपको कैसे बताना है। पहले आपको ये समीकरण लिखना है, ऐसे पेपर में पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। तो आपको पहले ये लाइन लिखनी है, यहां तक आना है, समझना। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। तो पहले आप यहां से यहां तक लिखोगे, सुनते जाना, चाहे टिक मार लो, यहां से यहां तक लिखोगे और उसके बाद सीधे यहां आओगे और ये समीकरण लिखोगे, ये बात लिखोगे और बोलोगे यहां से कि भैया अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आरटी का मान बढ़ जाएगा, जितना मान इसका ज्यादा होगा पूरे का मान घट जाएगा। हर जितना बड़ा होगा, लिख देता हूं, हर बड़ा होगा मान छोटा होगा। लो लिख दिया, मान क्या होगा, मान छोटा होगा। क्या कह रहा हूं कि हर का मान जितना बड़ा होता जाएगा पूरे का मान उतना छोटा निकलता जाएगा। अब देखो जरा, सर आरटी हर में है, बड़ा हो गया तो पूरे का मान छोटा हो जाएगा। सर पूरे का मान मतलब पूरे नीचे का मान छोटा हो जाएगा। अब हर का मान छोटा होगा तो जो वैल्यू होगी उसका मान बड़ा होगा। सर इस हर का मान छोटा हो गया तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर के की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, यहां से पेपर में आता है। ओके आगे बढ़े, ये बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा। यहां से हम जानते हैं सर के बराबर क्या है, ए की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी है। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों में लॉग ले लें, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहां लॉग नहीं ई बेस है तो एल एन लेंगे, एल एन लेने पर अगर हम दोनों पक्षों में एल एन ले ले तो क्या हो जाएगा, एल एन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल एन के बराबर हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी हो जाएगा। मैंने कहा था जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर एल एन के बराबर हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, आगे आएगी तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा और ये हो जाएगा एल एन ई। क्या हो जाएगा, एल एन ई हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं एल एन इसको लॉग बनाऊं, इसको लॉग बना लूं, इसको भी लॉग बना लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का ई ए बाई आर टी। क्या हो जाएगा, माइनस का ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब एल एन ई है, ध्यान समझना, एल एन ई है ना, क्या है एल एन ई। अगर मैं इसको लॉग बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा, 2.303 से। समझना फिर से एक बार, अगर मैं इसको लॉग बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा, 2.303 से। किससे गुणा करूंगा, 2.303 से। अब हमें पता है सर ये ई लिखा हुआ है, देखो लिखा ना लॉग ई माइनस का ई ए बाई आर टी, तो जो पावर में आएगा 2.303 वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा गुना में। या सीधे ऐसे कह दो, छोड़ो सीधे ऐसे कर दो कि यहाँ से जब आप निकालोगे तो एल एन के बराबर आ जाएगा, एल एन के बराबर आ जाएगा एल एन ए माइनस का ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी एल एन ई। ये पूरा का पूरा आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाता है। और यहाँ से लॉग वाला जो आएगा, लॉग आ जाएगा के बराबर माइनस का ई ए बाई 2.303 आर टी और प्लस का आ जाएगा लॉग ए। क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा लॉग ए। ये समीकरण, ये प्रूफ नहीं पूछा जाता है आपसे, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि लॉग के बराबर क्या होता है, माइनस का ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस का लॉग ए होता है। और यहाँ से एक आपको ग्राफ पूछा जाएगा, ग्राफ किसके किसके मध्य होगा, देखो ग्राफ किसके किसके मध्य होगा जरा देखो। यहाँ से जो ग्राफ पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा 1/t। क्या पूछा जाएगा, 1/t और लॉग के का, 1/t या लॉग के का, या ऐसे बोल सकते हो, यहाँ लॉग के बोल दो, यहाँ 1/t बोल दो, जो आपकी इच्छा करे बोल सकते हो। यहाँ से एक ग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है, और कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। और यहाँ से जो ग्राफ निकल के आएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, छोड़ो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से आएगा 1/t और यहाँ से आएगा लॉग के। यहाँ से जो ग्राफ पूछा जाएगा वो आपको, ये ग्राफ केवल याद होना चाहिए ग्राफ किस प्रकार बनता है। ये ग्राफ इस प्रकार बनता है, ये जो होता है ये इसका अंतः खंड कहलाता है, ये होता है इसका अंतः खंड। क्या होता है, इसका होता है अंतः खंड होता है।
और यहाँ से जो ढाल निकल के आती है, ये जो ढाल है ये जो निकल के आती है वो आती है बराबर माइनस का ए बाई आर। क्या आती है? माइनस का ए बाई आर। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। पेपर में क्या पूछा जाता है? ln है, ln है, तो आप कहोगे ln क्या है? आप बोलोगे सर ln है अंतः खंड। क्या है? ln है यहाँ अंतः खंड। बाकी आपको सब कुछ पता है। ln a जो ये जो ln a बोलो या log a बोलो, ठीक है, अभी 2.303 से मल्टीप्लाई मार दिया है तो log बन गया है। अगर गुना ना मारते तो सब सिंपल रहता। तो जो ln a है, ये ln a जो कहलाएगा वो अंतः खंड कहलाएगा। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ ln a है वो अंतः खंड कहलाता है और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक फार्मूला और बनता है भिन्न तापों के लिए। यहां से आपको सवाल मिलेंगे भिन्न तापों के लिए। भिन्न तापों के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला? log K2 बाई K1 बराबर log K2 बाई K1 बराबर माइनस का EA अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/T1 माइनस का 1/T2, 1/T1 माइनस का 1/T2। यहाँ से आपको ग्राफ से सवाल, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बस आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी मैंने सब आपको बता दिया कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उन क्वेश्चन पर ध्यान लगा के रखना है। ठीक है, मैंने इसको साइड में लिख दिया और बता दिया यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ये फार्मूले से आपको सवाल लगाने हैं, ध्यान से रखिएगा। ओके, ठीक है, ओके। एक बात देख लेते हैं, log K1 लेंगे, K2 लेंगे। अच्छा हाँ रुकिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये फार्मूला सुनो, ये आपको फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से सवाल लगेंगे, बाकी आपको कुछ डेरिवेशन से मतलब नहीं है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले से सवाल लगेंगे, बाकी आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछ लिया जाएगा ये ln a क्या है, तो आप बता दोगे सर ln a जो होता है वो अंतः खंड होता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ से आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव से भी बन के आ सकता है कि किसी भी अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या होता है, या किसी भी अभिक्रिया के वेग पर ताप क्यों प्रभावित करता है, स्पष्ट रूप से समझाइए। आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है। आपको पहले ये बातें लिखनी है, बातें लिखने के बाद फिर आपको यहाँ से आना है, यहाँ से आना है और फिर इतना लिख के खत्म कर देना है, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस फार्मूले से मतलब, ये डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं, डेरिवेशन से आपको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले से मतलब है। इस फार्मूले से आपको मतलब है, ये फार्मूला आपके जहन में रहना चाहिए। और भिन्न तापों के लिए इस फार्मूले से मतलब है और इस फार्मूले से सवाल लगते हैं। तो दो फार्मूले आपके जहन में रहने चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि यहां पर जो ln a है वो क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ln a है वो अंतः खंड कहलाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है यहां से ढाल क्या है, तो यहां से ये भी ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है कि ढाल क्या है। ठीक है, आर्हीनियस का जो वक्र बन के आता है, आर्हीनियस के वक्र में ढाल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो ढाल है वो माइनस का EA बाई आर है। तो दो क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फार्मूले से सवाल लगते हैं, बाकी हमने बता दिया थ्योरी का पोर्शन क्या है। अरे भैया कहां? अच्छा ये ठीक है, सही कर लो बस। ठीक है, मैंने जनाब, बाकी तो सब ठीक है ना, कोई प्लस कर लो। ठीक है, हम तो कहते इसको हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। अगर है तो ऐसी बात तो कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है, अब ठीक है, सिंपल से ये था ना, माइनस नीचे वाला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े। इतनी बातें क्लियर हो गई, कहाँ से क्या पूछा जाएगा उतना ही आपको जहन में रखना है। बाकी आपको डेरिवेशन से मतलब है, बट आपको केवल जहन में फार्मूला रखना है, केवल फार्मूला रखना है कि ये फार्मूला है, इससे इस प्रकार का वक्र खींचा जाता है। इस वक्र में जो अंतः खंड होता है वो ln a होता है या log a होता है, जो हमारा ढाल होता है वो माइनस का EA बाई आर होता है। बाकी अगर भिन्न तापों के लिए बात करेगा तो हम इस फार्मूले से सवाल लगाएंगे और इस फार्मूले से सवाल हल करेंगे। अगली बात आती है, जो लास्ट बात है इस चैप्टर की, वो है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर किसी भी ताप का प्रभाव कैसे कार्य करता है। तो ये कहते हैं पहले उत्प्रेरक पता होना चाहिए। ताप का प्रभाव पढ़ लिया, अब उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ने वाले हैं। आप पहली बात कहते हैं आपको उत्प्रेरक पता होना चाहिए। वैसे यह उत्प्रेरक की बात पृष्ठ रसायन जो अगला चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो उत्प्रेरक क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर उत्प्रेरक क्या होते हैं, आपने कहा सर उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो स्वयं में स्थायी परिवर्तन किए बिना, मीन्स
ध्यान समझना, स्वयं में स्थायी परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। पुरानी डिफिनीशन ऐसी थी, ओल्ड एनसीईआरटी जो थी वो कहती थी कि उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। बट जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो केवल और केवल किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं, परंतु स्वयं में स्थायी परिवर्तन किए बिना उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वो ना अभिक्रिया में टूटते हैं, ना बनते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाते। अपने अंदर बिना किसी परिवर्तन के वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट, क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन कराते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। समझना, जब हम पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन कराते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर मुक्त हो जाती है। तो यहाँ जो ये MnO2 आपको दिख रहा है, यही हमारा कैटेलिस्ट है। क्या है हमारा? कैटेलिस्ट है, हमारा उत्प्रेरक है। तो ये उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में तो भाग लेता है मगर स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो स्वयं में स्थायी परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। तो घटाएगा कौन? तो आप कहोगे वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं निरोधक, इनहिबिटर कहलाते हैं। मतलब ऐसे कुछ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, तो उन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं, निरोधक कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो हम नए नए नाम जानेंगे। अभी एनसीईआरटी बेस पर ये लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं इनहिबिटर कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। इन्हें उत्प्रेरक विष भी कहा जाता है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये बात। तो ये दो बातें क्लियर हैं? क्लियर है दो बातें एकदम आसानी से कि सर जो स्वयं में बिना स्थायी परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं इनहिबिटर कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। ठीक है, इनहिबिटर कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। ओके, इनहिबिटर कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। चले इसके ग्राफ समझ ले हम लोग। चलिए अच्छा आ जाइए, ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ समझ में आ जाएगा, बाकी सारी बातें आपके जहन में उतर जाएंगी। चलो आ जाओ जरा, ग्राफ समझ लेते हैं इसका। ठीक है, चलो ये है अभिक्रिया की प्रकृति। क्या है? ये है अभिक्रिया की प्रकृति। अभिक्रिया की प्रकृति या प्रगति बोल दो, अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की प्रकृति। ये है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा को बताएगा, ये अभिक्रिया की प्रगति को बताएगा। दो चीजें आपके बात मैंने बता दी। चलो अच्छा, अपनी वाली बातें चलो स्टार्ट करते हैं। माना किसी समय कोई किसी अभिकारक की ऊर्जा ER है। समझना, माना किसी समय किसी अभिकारक की ऊर्जा ER है और ऐसे ही वो इस प्रकार का ग्राफ बनाता है। देखो, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ बनाता है। कैसी अभिक्रिया है बाद में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ बनाता है। चलो अच्छा बात ही कर लेते हैं। ये जो बन के आई है लाइन, ये हमारी EP की है। किसकी है? EP की है। ओके, इस प्रकार का ग्राफ बनाता है। यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति कराते हैं, देखो एक और लाइन बनाते हैं ये वाली। ठीक है, ये बातें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहीं से हम ग्राफ बना रहे हैं। यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति कराते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। कब बनता है? जब आप प्यारे बच्चों यहां उत्प्रेरक की उपस्थिति कराते हो। किसकी उपस्थिति कराते हो? उत्प्रेरक की उपस्थिति कराते हो। तो ये जो ग्राफ का जो कर्व है वो थोड़ा नीचे बैठ जाता है। अगर आप निरोधक की उपस्थिति कराते हो तो ये कुछ इस प्रकार आ जाता है। ये है निरोधक। क्या है? निरोधक। ये आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ से कभी कभी पेपर में डायरेक्टली सवाल पूछ देता है। ये देखो, ये जो व्हाइट वाला है बिना किसी उत्प्रेरक या निरोधक के है। जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति कराते हैं तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे बैठ जाता है। जब हम निरोधक की उपस्थिति कराते हैं तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। अच्छा, एक बात तो जानते हैं। क्या जानते हैं? तो अच्छा, अलग अलग पेन से देखेंगे। एक बात तो जानते हैं कि सर यहां से यहां तक जाने में जो है वो ये है, पहले वाली ये है। मान लीजिए A1 मान लेते हैं।
जब मैंने उत्प्रेरक की उपस्थिति कराई, तो वो वाला बच के ये निकला, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। और जब मैंने निरोधक डाला तो निरोधक की उपस्थिति में ये वाला है, निरोधक की उपस्थिति में ये वाला है। तो आप ये हमको बताएंगे कि भैया एक बात तो हम पढ़ के आए हैं, लिखेंगे ग्राफ से, क्या ग्राफ से, किससे, ग्राफ से। भैया ये बात तो पढ़ के आए हैं ना कि भैया रिएक्टेंट से एकदम अधिक ऊंचाई तक जहां तक ये गया है, रिएक्टेंट वाली एनर्जी से ऊपर वाली एनर्जी तक जहां तक जाते हैं वो क्या होती है, दहली ऊर्जा होती है। तो ये इसकी दहली ऊर्जा है, ETH क्या है, ETH पहले वाली, मेन वाली। अब क्या हुआ, पहले से जब हमने उत्प्रेरक डाला तो EA कम हो गया। तो आप जानते हो, लिखोगे यहां उत्प्रेरक के कारण, किसके कारण, उत्प्रेरक के कारण क्या हो गया सर, उत्प्रेरक के कारण क्या हुआ, EA कम हो गया। और आप जानते हो EA कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। हम लोगों ने पीछे इस बात की चर्चा की थी, बोलिए यस सर या नो सर। अब मैं आपके कमेंट पर ध्यान दूंगा, बहुत दिन से मैंने कमेंट नहीं देखे। निर्देशांक भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही, निर्देशांक भी हो सकता है, निर्देशांक भी हो सकता है, या अभिक्रिया की प्रगति भी हो सकता है, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये बात समझ में आई कि सर पहले EA इतनी थी, जब मैंने उत्प्रेरक डाला तो EA घट गई। अगर EA घट गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने पीछे सीखा था कि EA जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, सही है। अच्छा अब देखो जरा, वर्धक के कारण, ये जिसे हम बोलते हैं निरोधक के कारण क्या होगा, निरोधक के कारण क्या होगा सर, अगर निरोधक के कारण की बात करें तो सर हमारी EA बढ़ गई, और अगर EA बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बोला जाएगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लिखना है सर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि निरोधक की स्थिति में अभिक्रिया का वेग घट जाता है। हाँ, कभी कभी आपको इनके नाम में पॉजिटिव उत्प्रेरक और निगेटिव उत्प्रेरक, पॉजिटिव उत्प्रेरक और निगेटिव उत्प्रेरक भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव उत्प्रेरक और नेगेटिव उत्प्रेरक देखने को भी मिलेगा। जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें पॉजिटिव उत्प्रेरक भी बोलते हैं, और जो निरोधक होते हैं उन्हें नेगेटिव निरोधक भी बोलते हैं। तो आपको यह भी बात याद रहनी चाहिए। कभी कभी यहां से पेपर पूछ लेता है कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या परिवर्तन होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको ये एक लाइन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात, जो बच्चे कहते हैं सर छुट्टी दे दीजिए, नींद आ रहा है, अगर आप इस, देखो आपके मन में ये है कि सर अगर हमको पढ़ाएंगे तो सर को गाना गाना पड़ेगा, मस्ती करनी पड़ेगी, बीच बीच में हंसी मजाक करना पड़ेगा, सर सीरियस होके नहीं पढ़ा सकते, सही है, कोई बात नहीं। मगर भाई ऐसे टॉपिक हैं जिनको सीरियस होके पढ़ाना पड़ेगा। अगर भाई इस टॉपिक में हम हंसी मजाक करने लगे तो मस्ती में उड़ जाएगा दिमाग से, ठीक है, मस्ती में तो उड़ जाएगा दिमाग में। और यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से पूछा जाता है, तो भाई मस्ती करने का मतलब क्या है, ओके। तो ये कह रहा सर MI का मतलब क्या होता है, कहाँ MI कहाँ है, यहाँ तो कहीं नहीं है MI, कहीं है क्या, नहीं है ना, है क्या, अगर है तो बताओ जरा, अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बताओ, है, बोलिए है क्या। देखो एक पहला पॉइंट, EA बराबर 0 तब ROR पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट करके इन्हें रखना है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादातर यहां से मिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान 0 कर देते हो, बोला था यदि सक्रियण ऊर्जा का मान 0 हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तब अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव होता है, नहीं होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जब अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 0 रहेगी तो उस अभिक्रिया के वेग पर, ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
अगली बात देखो, उत्प्रेरक उत्प्रेरक के कारण उत्प्रेरक के कारण उत्प्रेरक के कारण डेल्टा जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी सब आपके ऑब्जेक्टिव हैं। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप डेल्टा जी को परिवर्तित करना चाहते हो तो आप उत्प्रेरक के कारण किसी भी अभिक्रिया के डेल्टा जी का परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरी बात, उत्प्रेरक के कारण केसी को बोला जाता है साम्य स्थिरांक। क्या बोला जाता है? साम्य स्थिरांक। केसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अगर आप उत्प्रेरक डाल रहे हो तो अभिक्रिया की ना डेल्टा जी बदलेगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा नहीं बदलेगी, और अगर आप उत्प्रेरक डाल रहे हो तो साम्य स्थिरांक भी परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा, होगा क्या सर? होगा क्या सर, बता दीजिए। नहीं होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका सकते हैं क्या? देखोगे खिसका के? खिसका तो सकते हैं। साम्य जल्दी स्थापित हो जाएगा। ये लो, मैंने लिख दिया। क्या होगा? साम्य स्थिरांक तो परिवर्तित नहीं होगा, बट उत्प्रेरक के कारण साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। पेपर में कभी ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या कारण या क्वेश्चन उसका उत्तर करके पूछ लिया जाता है आपसे 4 ऑप्शन देके कि सर उत्प्रेरक के कारण क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है, उत्प्रेरक के कारण डेल्टा जी में परिवर्तन होगा, गलत बात है। केसी में परिवर्तन होगा, गलत बात है। साम्य जल्दी स्थापित होगा, सही बात है कि उत्प्रेरक के कारण किसी भी अभिक्रिया का साम्य बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है। और केसी कहां होता है? केसी कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में नहीं होता। यह भी आपको दिमाग में बात रखनी है। ठीक है। साम्य स्थापित करना है मतलब साम्य की बात कर रहे हैं, साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, और साम्यावस्था कहां होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होती है। चैप्टर एंड। हाँ पढ़ेगा भैया, अगर ए का मान 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, पढ़ेगा। बट मैंने एक शर्त बस इतनी रखी कि जब अगर आपके ए का मान 0 है, मींस आपके पास सक्रियण ऊर्जा है ही नहीं। सक्रियण ऊर्जा है ही नहीं तो आप चाहे कितना भी टेम्परेचर लगा लो, अभिक्रिया नहीं हो सकती। जैसे क्वेश्चन देखो, कमरे के तापमान पर, यहाँ कमरे का तापमान है, यहाँ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मगर सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण नहीं कर सकती। कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इस कमरे के तापमान पर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट वो कभी भी अभिक्रिया करके जल का निर्माण नहीं कर पा रहे। तुम कितना भी टेम्परेचर इस कमरे का बढ़ा दो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो है नहीं, घटाना ही पड़ेगा भैया। अगर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और इसको जोड़ना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तुम एसी चला लो, फ्रिज लगवा लो, कुछ भी कर लो, मगर अगर सक्रियण ऊर्जा नहीं होगी, सक्रियण ऊर्जा नहीं होगी उसके पास, मतलब उतनी ऊर्जा जो उसको दहलीय ऊर्जा तक पहुंचा सके। और दहलीय ऊर्जा क्या है? अभिक्रिया के होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा। अगर नहीं होगी तो फिर आप अभिक्रिया नहीं करवा पाओगे, आप अभिक्रिया कभी भी नहीं करवा पाओगे। ओके, अभिक्रिया नहीं करवा पाओगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको मैंने कर दिए हैं रीजन के साथ, आपको ये पता होने चाहिए। मैं रीजन आपको समझाते चलूंगा। कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपके पास मैं दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास आएंगे। बाकी अनदर क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, आपको अपने आप ही उन्हें बनाना है, बना के रखना है। जब हम करवाएंगे सब्जेक्टिव की क्लास इकट्ठा, जब क्लास करवाएंगे, जब चैप्टर पूरे एंड हो जाएंगे, पहले 1 शॉट आएंगे। सुन लीजिए, कोर्स खत्म होते ही पहले हर चैप्टर का एक 1 शॉट आएगा, 14-15 दिन में वो समाप्त हो जाएगा, और बाकी के 15 दिन में 15 दिन के अंदर एक एक चैप्टर की सब्जेक्टिव की 1 शॉट आएगी। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो कोर्स खत्म होते ही, बीच में कोई दौरान नहीं बोलेगा, कोर्स खत्म होते ही पहले 15 दिन 1 शॉट होगी, पूरे 15 चैप्टर खल्लास हो जाएंगे। फिर बाकी बचे 15 दिनों में हम सब्जेक्टिव की क्लास करेंगे और 15 चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तब रिवीजन करने में ज्यादा मजा आएगा। लिखा है सामान्यतः अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग क्यों घटता है? सिंपल सी बात है कि सर अभिक्रिया होती रहती है तो अभिक्रिया का वेग क्यों घटता है? तो कहते हैं अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। एन क्या है? कोटि। सही बात है। तो जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं होता। किसी अभिक्रिया के लिए नहीं होता? शून्य कोटि की। शून्य कोटि में ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, बाकी आप सभी की बात कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा था शून्य कोटि पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
फिर हमने कहा अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, बिल्कुल सही, जैसे जैसे अभिक्रिया होती रहती है सांद्रता घटती जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी घट जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आ गया ना क्वेश्चन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है, बोल रहे हैं क्यों बढ़ जाता है, तो कह रहे हैं उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं। देखो यहां पीछे ये देखो, उत्प्रेरक जो होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं। जब सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन बन गया एक क्वेश्चन, बढ़िया सिंपल सा बात है। अगला देखो H2 और Cl2, मैंने बताया था ये अभिक्रिया H2 और Cl2 वाली अभिक्रिया याद है, H2Cl2 क्या, H2 प्लस का Cl2 ये हमेशा सूर्य के प्रकाश में होती है और 2 HCl बनाती है। और ये अभिक्रिया कैसी है, आप बोलोगे ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है। कैसी है, शून्य कोटि की है। ये अभिक्रिया याद होगी आपको, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो कह रहे हैं H2 और Cl2 प्रकाश में संयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जबकि अंधेरे में नहीं करते हैं। क्यों, तो कहते हैं H2 और Cl2 गैस प्रकाश में ऊर्जा का अवशोषण करके, मतलब प्रकाश में उससे ऊर्जा ले लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं तो देहली ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। जब वो ऊर्जा ले लेते हैं तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो अभिक्रिया कर सके। तो मुझे तो ऊर्जा चाहिए ना, जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम अभिक्रिया तो नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने 2 चीजें सीखी हैं कि संघट्ट हो, संघट्ट का सही विन्यास होना चाहिए और संघट्ट के पास अपनी एक ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। जब तक अभिकारक को इतनी ऊर्जा ना दी जाए कि वो देहली ऊर्जा तक पहुंच सके, मतलब उसके पास अगर देहली ऊर्जा तक ऊर्जा नहीं है, जिसे सक्रिय ऊर्जा बोला जाता है, इतनी ऊर्जा नहीं है तो फिर वो अभिक्रिया कभी नहीं कर पाएगा, चाहे कितने ही अच्छे संघट्ट का विन्यास क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा देहली ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जिससे अभिक्रिया होती है। इसके विपरीत अगर बात करें तो अंधेरे में विकिरण का अभाव होता है। विकिरण मींस ऊर्जा का अभाव होता है, क्योंकि वहां यह ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें उत्पाद में परिवर्तित कर सके। मतलब इतनी ऊर्जा वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उन्हें उत्पाद में परिवर्तित कर सके। इसलिए अंधेरे में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें सूर्य का प्रकाश देते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है, इतनी पर्याप्त ऊर्जा उनके पास आ जाती है कि वो आसानी से देहली ऊर्जा तक पहुंच सके। देहली ऊर्जा तक पहुंच जाएंगे तो उनका विघटन हो जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ सर, वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम बात कर रहे थे। देखो सेम क्वेश्चन है, H2 और O2 कमरे के तापमान पर अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं। क्वेश्चन वही है, तो बोलो क्या, कमरे के ताप पर अभिक्रिया के होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। इसे क्या बोलते हो, सक्रियण ऊर्जा। इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है कि वो अभिक्रिया कर पाए, इसीलिए H2 और O2 कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। इसलिए H2 और H2 क्या होते हैं, कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य को क्यों नहीं हो सकती है, यह बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बता दो, सर ये बता दीजिए कि भैया किसी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य क्यों नहीं हो सकती है। भैया शून्य हो जाएगी। अच्छा, आणविकता होती क्या है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या। अब जब अणु की संख्या होगी ही नहीं तो अणु होगा ही नहीं, अणु होगा ही नहीं तो भैया अभिक्रिया कैसे होगी। और वही बात ये एक्सप्लेन करके कह रहे हैं, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है जो प्रारंभिक अभिक्रिया के दौरान एक साथ संघट्ट करते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए जो अभिकारक अणुओं की वो संख्या होती है जो प्रारंभ में संघट्ट कर सके। जब संघट्ट होगा ही नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। अब यहां बोल रहे हैं एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में लिख लो, प्रारंभण लिख गया, ठीक है, प्रारंभ क्या, प्रारंभ। एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ के लिए कम से कम एक अभिकारक की आवश्यकता तो होगी ही। कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम मुझे एक तो अभिकारक दे दो, उसी के अणु हम टक्कर करवा लेंगे, होती है। अतः किसी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVVI लिख रहे हो तो भैया अगर नहीं बोल रहा हूं तो ये समझो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे थोड़ा सा अलग टाइप से हैं, मेंटली थोड़ा सा अलग हैं चैप्टर के, बट ऐसे लगते हैं कि सर इसको पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो उसी से पुटअप होते हैं, उसी चैप्टर से बन के निकलते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि H2O2 कमरे के ताप पर क्यों अभिक्रिया नहीं करते। तो ये तो उसी से रिलेटेड टॉपिक से पुटअप होते हैं। वही क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कैसे पेपर में लिखोगे। लिखा है कच्छ ताप पर, कच्छ में कक्षा के ताप की बात करें तो कह रहे हैं कच्छ ताप पर वायु में ऑक्सीजन है, यस सर, प्रचुरता से उपलब्ध होने पर भी ईंधन स्वयं क्यों नहीं जलते हैं। सही बात है सर। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो मुझे पता है सर, पेट्रोल हमारा जब हम पेट्रोल टंकी जाते हैं तो पेट्रोल हमारा नीचे टैंकरों में भरा रहता है, टैंकरों में नीचे भरा रहता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कच्छ ताप पर वायु में ऑक्सीजन की प्रचुरता होने पर भी ईंधन स्वयं क्यों नहीं जलते। मतलब सर जो ईंधन है
वो उस कक्षा की ताप में टेम्परेचर होता है। और ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जैसे मान लो तुम पेट्रोल भरवा रहे हो, पेट्रोल गाड़ी में भरवा रहे हो, तो पेट्रोल निकल रहा है, आसपास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की प्रचुरता के कारण भी भैया आखिर ईंधन क्यों नहीं जलते हैं? आग लग जाए गाड़ी में, क्यों नहीं जलते? तो कह रहे हैं ईंधनों के दहन की सक्रियण ऊर्जा सामान्यतः बहुत अधिक होती है। अगर ईंधन को जलाना है तो उनके लिए सक्रियण ऊर्जा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यह कच्छ ताप पर उपलब्ध नहीं हो पाती, यह कच्छ ताप पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इतनी ऊर्जा कक्षा की ताप पर उपलब्ध नहीं होती कि उसकी सक्रियण ऊर्जा तक पहुंचा जा सके। इसीलिए कच्छ ताप पर वायु में ऑक्सीजन प्रचुरता, क्या वायु में प्रचुरता से उपलब्ध होने पर भी ईंधन स्वयं नहीं जलते। भैया इन्होंने कहा कि ईंधन को जलने के लिए बहुत अधिक सक्रियण ऊर्जा चाहिए, जो हमारे कच्छ ताप पर उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए कच्छ ताप पर ऑक्सीजन की प्रचुरता के होने पर भी ईंधन स्वयं जलते नहीं हैं। ओके ओके, चलो आ जाओ। लिखा है किस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए आणविकता एवं कोटि मान समान होते हैं। मतलब ऐसी किस कोटि की अभिक्रिया या ऐसी किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है जिसकी कोटि भी एक हो, कोटि भी वही हो और आणविकता भी वही हो। तो आप बोलोगे एकल पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए आणविकता तथा कोटि के मान समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। एकदम शॉर्ट आंसर है। लिखा है एक ऐसी परिस्थिति बताइए, ऐसी एक परिस्थिति बताइए जिसमें द्विअणुक अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। ये कौन सा है द्विअणुक अभिक्रिया? मैंने आपको बताया था कौन सी, आपने कहा था सर हमको याद है कौन सी बात कर रहे हो, आपने कहा था सर एस्टर ले लो, एस्टर ले लो, एस्टर ले लो, ये लो एस्टर ले लो। इसका नाम सर आपने बताया था, आप तो बता दीजिए। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। ये कोई एस्टर ले लीजिए, कोई भी एस्टर ले लीजिए और उसका जल अपघटन करा दीजिए। यहाँ क्या है? H+ कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दीजिए तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है और साथ में क्या बनता है सर? एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये देखिए इसकी अगर आणविकता निकाली जाए, इसकी अगर आणविकता निकाली जाए, आणविकता, तो इसकी आणविकता कितनी है? आप बोलोगे सर इसकी आणविकता सर यहाँ पर भी एक लोग हैं और यहाँ पर भी एक लोग हैं, तो सर आणविकता तो 2 है, बट ये कैसी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और वही पूरे में बोला गया है कि ऐसा केवल एक स्थिति में संभव है जब एक अभिकारक आधिक्य में उपस्थित हो। याद करो मैंने कहा था यहां पर ये 10 मोल है और मैंने इसको कहा था ये मात्र 0.001 है, तो ये आधिक्य में है, आधिक्य में उपस्थित हो, अभिक्रिया दौरान उसकी सांद्रता में बहुत कम अंतर आता हो, इसलिए अभिक्रिया की जब होगी तो बहुत कम अंतर आएगा। ऐसा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया गतिक रूप से द्विअणुक में होता है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, ये पूरा कहा भैया, पूछता भी है, अगर मैं करा रहा हूं तो पूछता भी है। एक बच्चा बार बार वही बात पूछ रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए ना रह जाए। डेल्टा जी है वो गिब्ज मुक्त ऊर्जा, गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन बोल सकते हो, गिब्ज मुक्त ऊर्जा भी बोल सकते हो, मुक्त है ना, निकल गई ना वही बात, गिब्ज मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, लिख दिया। ओके, तो आपका चैप्टर फिनिश होता है आज। ठीक है, और मंडे को हम इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे, रेडी रहिएगा आप। जितने भी सब्जेक्टिव आपके टफ हो सकते थे मैंने आपको सभी करा दिए हैं। आज की क्लास कैसी लगी सर? 7 नंबर सर, 7 नंबर क्या कह रहे हो, देख ही लो तुम्हारा, कुछ लोग हमको सिखाने लगते हैं। आओ बाप आओ, वहां ना, यहाँ यहाँ देखो, तुम कह रहे हो ना शून्य कोटि होना चाहिए। चलो, क्या इसकी आणविकता वही है जो इसकी कोटि है? चलो बताओ, है ऐसा? है ऐसा? है कि नहीं? तुम बताओ, है ऐसा? यहाँ है क्या इसकी आणविकता और कोटि समान है? शून्य कोटि का तो हो ही नहीं सकता। क्यों भैया? शून्य कोटि हो जाएगा तो आणविकता शून्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। जब आणविकता शून्य ही नहीं हो सकती तो तुम शून्य कोटि बोल कैसे सकते हो? नहीं। यहाँ हो, एक एग्जाम्पल और बताते हैं तुमको, लो लिख देते एग्जाम्पल। तुम ही क्या याद रखोगे, ये ले लो H2O2 ले लो, ये टूटेगा H2 प्लस का हाफ O2। चलो इसकी आणविकता बताओ, इसकी आणविकता 1 है, कोटि बताओ 1 है, तो ऐसा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के साथ हो सकता है। देख लो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। ओके, और कोई बात? सही है, हो गया खत्म। तो नोट नहीं, 2 में परिवर्तन नहीं होगा ना? कहां? क्या तुम भी लोग बता रहे हो? हो गया।
क्लियर है? रोशन कुमार जी, जब मेरा मन करेगा जब मैं कराऊंगा, आपके कहने से तो नहीं कराऊंगा, ठीक है? वन शॉट तो तभी होगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्लियर है वो बात? बार बार वो मत कीजिए, ठीक है? वो क्लियर है, ठीक है? मेरी गुस्सा ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, गुस्सा ऐसे आती नहीं मुझे। आज की क्लास एकदम क्लियर कर दी है मैंने, चैप्टर फिनिश हो गया। मैंने जो सब्जेक्टिव कठिन होने चाहिए मैंने बता दिए आपको, आप कर लीजिएगा। बाकी आपके पास आएंगे, नॉर्मल रहेंगे, आप करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं होंगे तो फिर जब हम लोग लाएंगे सब्जेक्टिव की सीरीज तो आपसे मैच करवा लेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास में कितना क्या था, कहाँ से सब्जेक्टिव आएगा, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, किस प्रकार का बन सकता था, किस प्रकार से हो सकता था, मैंने सभी आपसे एकदम डीपली बता दिए, ठीक है? तो मंडे को आएंगे तो आपसे किसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके, तो कल आएगी डाउट क्लास, अपने डाउट लेकर बैठिएगा। कल की क्लास में आएंगे, डाउट क्लास क्लियर करेंगे। ओके, डाउट क्लास कितने बजे होती है आप जानते हो, तो कल की क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। पहले से ही आपका सभी का स्वागत है, अपने डाउट लेकर आए। कल की क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे उन डाउट्स की। इस चैप्टर में कितना था, कहाँ से था, कैसे था, सब बता दिया। ओके, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।